हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर एसके हेरवार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बर्नौली थ्योरम। दोस्तों, बर्नौली थ्योरम क्या होती है? व्यवहारिक रूप में इसका हम एप्लीकेशन कई जगह देखने को मिलता है। आज हम उसी को एक प्रैक्टिकल के रूप में करके देखेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे, और फिर उसके बाद हम बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर और आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, एक हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, ये दो बलून है। अब ये बलून में अगर मैं बीच से अगर मैं हवा या फूकूंगा मुंह से तो ये बलून कहाँ जाएंगे दोस्तों? तो ये आपको पता चलेगा कि बलून पास में आएंगे या दूर हो जाएंगे। एक मिनट आप पॉज करके सोचें और फिर आप बताएं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बलून पास में आ रहे हैं। पास में आने का मतलब ये हुआ कि मतलब यहाँ पर जो है जो प्रेशर एनर्जी है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यहाँ पे हमने फूकने से क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसके कारण ये जो बलून है वो पास पास में आ गए। चलिए दोस्तों, एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये पेपर है, और अगर ये पेपर को मैं अगर यहाँ से अगर मैं फूक मारूंगा तो ये जो नीचे वाला पेपर है ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। एक बार फिर आप पॉज करके सोचें, आप मतलब क्या सोचते हैं, ऊपर जाएगा कि ऐसा सेम स्थिति रहेगी? चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। एक बार और करके दिखाता हूं मैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि ये जो पेपर है ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे इसमें मैंने फूंक दिया तो यहाँ पे जो एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी, वो कम हो गई, एटमॉस्फेरिक एनर्जी कम हो गई, और फूंकने से किसकी वेलोसिटी एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, और यहाँ प्रेशर कम होने के कारण ये पेपर ऐसी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, एक और मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए, तो ये एक ड्रायर है जिससे कि बाल हम सुखा लेते हैं। इसमें से क्या है कि बहुत तेजी से हवा निकलेगी, तो ये जो वाला जोन है ये कम प्रेशर वाला जोन कहलाएगा। तो इसके कारण ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पर यहाँ पर रहेगी। जैसे जैसे मैं अगर ड्रायर को ले जाऊंगा वहां पर रहेगी, क्योंकि बाहर जो है ये कम प्रेशर होने के कारण ये यहीं पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा दी है। तो ये यहाँ पे कम प्रेशर है वो बाहर। तो ये इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ तो और आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अब देखिए, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये देखें आप, जहां भी मैं ड्रायर को ले जाऊंगा ये उस तरीके से ये अपनी पोजीशन बना लेगा। देखिए, अब मैं जैसे चेंज कर रहा था उस तरीके से ये भी लो प्रेशर जोन में आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम बलून का भी जो एग्जाम्पल है, इससे ये पता चल रहा है कि जहां पर हम काइनेटिक एनर्जी या पानी ये हवा की स्पीड बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर ये दो पेपर लेके अगर बीच में फूकेंगे तो ये पास पास में आ जाएंगे। तो इसको आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये दूर जाएंगे कि पास में। जैसे बलून में हुआ था, इसी तरीके से अगर इसमें अगर मैं यहां से फूकता हूं तो ये पास में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बर्नौली थ्योरम क्या होती है? ये जो बर्नौली थ्योरम ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड होती है। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना ही वो क्रिएट होगी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो प्रेशर एनर्जी बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब हवा की स्पीड बढ़ा देंगे तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण हैं जिससे कि हम बर्नौली थ्योरम को समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बर्नौली थ्योरम जो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई वुड है, जैसे मान लो वुड है 1 किलोग्राम उसका मास है। अगर आप इसको आपने जला भी दिया तो इसकी जो राख है और गैस है
जो भी है, तो ये भी अगर 1 kg है तो ये भी 1 kg होगा। ये ला ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। या तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या मास है जैसे, तो वो उसकी जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर इसका जो भी वेट है वो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसका वेट या मास वो सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बर्नौली थ्योरम लिखी हुई है कि क्या होती है। तो बर्नौली थ्योरम के लिए हम समझने के लिए पहले एक ये पाइप है, आप यहाँ पे देखें, एक पाइप बना हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे कम है। तो बर्नौली ने एक प्रैक्टिकल करा और उसमें उसने पाया कि अगर जैसे ये आइडल फ्लो है, आइडल फ्लूइड है, आइडल फ्लूइड में विस्कोसिटी वगैरह नहीं होती है, तो एक आदर्श द्रव एक 1 सेक्शन से 2 सेक्शन तक अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ये जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, इसमें एनर्जी कौन कौन सी होती है, एक तो प्रेशर एनर्जी होगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये 3 ऊर्जा जो है वो टोटल उसका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये यहां से अगर ये पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, मान लो किसी एक पॉइंट पे अगर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी आए टोटल एनर्जी, वो या आगे चलकर भी यहाँ पर 2 पॉइंट पे भी वो सेम आएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मतलब कोई भी फ्लूइड moving from 1 section to 2 section, the total energy of fluid is constant। मतलब जो फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह, देखें आप ये बिल्कुल धारा रेखीय प्रवाह है, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये बर्नौली थ्योरम ने बताई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 सेक्शन से और 2 सेक्शन पे जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब बर्नौली थ्योरम ने इसको समझाने के लिए पर यूनिट मास पे भी निकाला है और पर यूनिट वॉल्यूम पे भी निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बर्नौली थ्योरम, व्हेन आइडल फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू another the total energy per unit mass of an incompressible non-viscous fluid in a streamline flow remain constant। वही मतलब है कि एक आदर्श फ्लूइड है जो कि फ्लूइड जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है और उसकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पे रिमेन कांस्टेंट होगी। यानी कि जो भी टोटल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर भी एक एनर्जी के फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं और दूसरा हेड के। तो एनर्जी के फॉर्म में 2 तरह से हम कर सकते हैं, ये यूनिट मास है तो P अपॉन गामा प्लस V² अपॉन 2 प्लस GZ इक्वल टू कांस्टेंट। ये यूनिट मास पे निकालेंगे तो हमारा ये एनर्जी का फार्मूला आएगा। अगर हम वॉल्यूम पे निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो ये आएगा फार्मूला। चलिए दोस्तों, ये किस तरीके से आता है ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये याद करने में आसानी होगी। और तीसरा है हेड के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये प्रेशर हेड हो गया, ये वेलोसिटी हेड हो गया और ये आपका डाटम हेड हो गया। तो देखिए इसमें जो 3 एनर्जी है, पहली वाली है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। अब ये प्रेशर एनर्जी जिसे हम दाब ऊर्जा भी बोलते हैं, तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता। अगर ये यहाँ पे जैसे मान लो ये इस सेक्शन की बात करें, अगर ये मॉलिक्यूल है इस तरीके से, तो इनको दाब बनाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि ये यहाँ पर आ सके। तो ये क्या है, फोर्स लगाएंगे तो ये एनर्जी कैपेसिटी टू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता, मतलब वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये इतना डिस्टेंस चले तो ये x हो जाएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये पहली पोजीशन ये है, अब ये चल के यहाँ पर आए तो x डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी बराबर वर्क डन
वर्क डन बाय प्रेशर, या हमने वर्क डन लिख दिया तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये यहां पे मैं इसको F इंटू एक्स लिख देता हूं, तो ये प्रेशर एनर्जी के लिए आ गई। अब ये जो फोर्स है, ये हमको प्रेशर फोर्स निकालना है, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। तो यहाँ पे जो F की वैल्यू है यहाँ पे हम रख देते, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। अब ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ए इंटू एक्स। तो इसकी जगह पे हम ये पीवी लिख देंगे। तो हमारा क्या निकल आया, प्रेशर एनर्जी। अब दोस्तों प्रेशर एनर्जी हमको, जैसे पहले वाले केस में हम पर यूनिट मास निकाल रहे हैं, हम किसी भी तरीके से इसकी जो इक्वेशन है, या तो हम ये जो एनर्जी पर यूनिट मास निकाल सकते हैं या पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले केस में हम पर यूनिट मास से निकालते हैं, तो इसमें अगर हमें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास करना, तो यहां पर हमको क्या है, मास से डिवाइड करना पड़ेगा और यहां पर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन एम। अगर मैं इसको पी और v को नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन v। तो ये क्या हो जाएगा, p और ये मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी, इसे हम रो से इंडिकेट करते। तो हमारा जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट क्या आ गई, p अपॉन गामा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, m इज द मास ऑफ फ्लूइड। अब इसको भी हमको काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, लेकिन हमको निकालना है पर यूनिट मास। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m/m और ये v²। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ v²। अब दोस्तों अब क्या रह गया हमारा, प्रेशर एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा उसे बोलते हैं जिसमें स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये Z1 है, पाइप के सेंटर से डाटम लाइन की दूरी ये कहलाएगी Z1। ठीक है ना, तो ये इतनी ये है पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर ये Z2 ये पोटेंशियल है, मतलब ये पाइप के सेंटर से डाटम लाइन की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं ये Z1, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, mg और ये Z कर दिया। Z इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पाइप एंड द डाटम लाइन। तो ये हो गया। अब इसको हमको पर यूनिट मास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, Pe पर यूनिट मास mgz अपॉन m। तो m से m कट गया, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई पर यूनिट मास gz। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी P अपॉन गामा प्लस v² अपॉन 2 प्लस gz। ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी। तो ये एक बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ मास की जगह पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, तो उससे आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम मास के बाद हम वॉल्यूम पे करते हैं इसी इक्वेशन को, तो किस तरीके से होगा। तो देखें, पहले हम प्रेशर एनर्जी जो हमने निकाली थी, ये प्रेशर एनर्जी है। अब हम क्या है, पहले वाले केस में पर यूनिट मास निकाला, अब हम निकाल रहे हैं इसके पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा, तो ये यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक, तो ये क्या हो जाएगा पी वी अपॉन वी, तो ये बी से बी कट जाएगा, तो ये प्रेशर एनर्जी क्या आ गई पी। अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है 1 अपॉन, ये इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा एम बी स्क्वायर। तो अब इसको हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो ये हाफ एम और ये वॉल्यूम और ये जो है ये वेलोसिटी है, ये इसको मैं वॉल्यूम लिख देता, ये भी वॉल्यूम हो गया। तो अब ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम रो एम अपॉन बी। तो यहां पे मैं हाफ, ये क्या हो गया रो बी स्क्वायर, ये मास अपॉन वॉल्यूम की जगह रो और बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला मालूम है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी निकाल लेते, तो एम जी एच अपॉन बी ये हो जाएगा। तो अब इसको हम कर लेते, तो ये एम जी एच, ये यहाँ पे एक्चुअली में एच या जेड ये दोनों एक ही बात है, जेड ये इसी की बात कर रहे हैं, जेड बराबर और एच बराबर, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, एम अपॉन बी क्या हो जाएगा रो और जी एच, तो अब ये दूसरा हो जाएगा ये पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे मैंने लिख दिया तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, पी प्रेशर एनर्जी हाफ रो बी स्क्वायर और प्लस रो जी जेड। तो ये हम पर यूनिट मास पे भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पे निकाल सकते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी बुक में अगर ये वाला फार्मूला लिखा होगा यूनिट मास और किसी में लिखा है यूनिट वॉल्यूम से, तो ये दोनों इक्वेशन सही है। और कहीं कहीं पे आपको ये हेड के फॉर्म में भी लिखा होगा P अपॉन गामा बी स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू जेड। तो ये कैसे आएगा ये भी आप करके देख लेते। तो ये जो हमको हेड के फॉर्म में लेना है, हेड के फॉर्म में मतलब जैसे मान लो कोई पाइप है और ये पाइप में ये फ्लो हो रहा है, अगर हमको यहाँ पे कोई हमने ट्यूब लगा दी इस तरीके से, तो ये अगर इसमें कुछ प्रेशर होगा तो पानी यहाँ पे ये चढ़ जाएगा। तो ये जो H कहलाएगा ये प्रेशर हेड कहलाता है, प्रेशर हेड। और आपको मालूम है P बराबर क्या होता है गामा H, तो H बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन गामा। तो ये चीज है, ये इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। तो यहां पर भी हम क्या करें कि अगर गामा मतलब ये स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक वेट फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम भाग दे देते, तो ये P अपॉन गामा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा 1 अपॉन 2 रो अपॉन गामा बी स्क्वायर प्लस रो जी जेड अपॉन गामा। और दोस्तों गामा बराबर आपको मालूम है, ये गामा ये फार्मूला है, ये रो जी के बराबर होता है। तो अब यहां पे तो ये इसको चेंज नहीं करना, तो ये P अपॉन गामा प्लस यहां पे 1 अपॉन 2 रो, यहां पे गामा बराबर रो जी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस रो जी जेड अपन यहां पे भी रो जी। तो अब यहां पे देख लें, ये रो से रो कैंसिल हो गया, यहाँ रो जी से ये रो जी कैंसिल हो गया, यहाँ सी आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया P अपॉन गामा प्लस हाफ बी स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, इसमें रो भी और ये यहाँ पे जी आएगा, और ठीक है ना दोस्तों, ये रो कट गया तो बी स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये आपका हेड के फॉर्म में आ गया, ये जो है हेड, और हेड की यूनिट क्या होती है मीटर। आप इसको P अपॉन गामा प्रेशर की अगर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी भी न्यूटन पर मीटर क्यूबिक है, तो ये मीटर में हो जाएगा। इसी तरीके से V अपॉन जी का भी करेंगे
तो आ जाएगा। और जेड को तो हम, ये हाइट है तो मीटर में v स्क्वायर अपॉन जी का किस तरीके से होगा, v जो वेलोसिटी है तो इसको हम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और g की यूनिट क्या होती है 9.81 क्या हो जाएगी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो सेकेंड स्क्वायर और ये मीटर, तो सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ मीटर से 1 मीटर बचेगा। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी हेड आ गया। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमको अप्लाई करना है बर्नौली थ्योरम 1 सेक्शन से 2 सेक्शन में। तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम हेड के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहां पे आप लिखेंगे अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम at 1 dash and 2 dash। 1 सेक्शन से जो पानी जो जा रहा है एक आदर्श फ्लूइड है, धारा रेखी प्रभाव से जा रहा है। तो अब इस पे हम क्या बर्नौली प्रमेय के हिसाब से कि बर्नौली ने बताया कि अगर यहाँ से जो क्वांटिटी जा रही है वो उतनी की उतनी वहां से बाहर निकलेगी। तो मतलब जो उसकी मास पे है जो एनर्जी है वो तीनों यहाँ इस पॉइंट पे किसी भी मास पे, तो वो यहाँ पर भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन गामा b स्क्वायर 2g प्लस z1 इक्वल टू P2 अपॉन गामा प्लस V2 2g प्लस z2। तो ये बर्नौली की थ्योरम हो गई है। लेकिन दोस्तों आप सभी को मालूम है व्यवहारिक रूप से जब पानी यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो लॉसेस भी होते हैं। तो एक्चुअली में जब भी हम रियल कंडीशन में करते तो यहाँ पे हम जो ये आइडियल फ्लूइड के लिए हुआ या आइडियल फ्लूइड या आदर्श कंडीशन के, रियल फ्लूइड में क्या होगा इसमें हेड लॉस जुड़ जाएगा रियल के लिए। तो इस तरीके से ये बर्नौली थ्योरम है। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन जैसे बेंचोमीटर में हम इसका उपयोग करते हैं, पिटोट ट्यूब में करते हैं, ऑरिफिस मीटर में करते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म। ये दोस्तों आपको मालूम है कि किस तरीके से रहता है। जब तूफान चलता है तो आपने देखा है झोपड़ी वगैरह जो रहती है तो उसकी रूफ उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से वेलोसिटी के तूफान मतलब उसकी हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, उसके कारण क्या है रूफ उड़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बर्नौली थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई फिर भी डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।